हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th बच्चों। तो इस सेशन में हम लोग कंप्लीट कॉन्सेप्ट करेंगे बच्चों मोशन चैप्टर्स का। ठीक है, इन डिटेल कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो समझते हैं कि मोशंस क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द मोशंस। तो चैप्टर्स क्लास 9th का है बच्चों, चैप्टर 8 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अगर आप रेफरेंस को देखते हैं तो रेफरेंस में अगर फिजिक्स केमिस्ट्री सेपरेट ले रहे हैं तो फर्स्ट चैप्टर ही आपको मिल जाएगा और इन डिटेल्स हम समझेंगे कि मोशंस क्या होता है। तो याद करो बच्चों, व्हाट इज द मोशंस। मोशन मतलब क्या होता है? गति। हिंदी में तो गति ही बोलते हैं ना। ठीक है, अगर आपको पूछा तो मोशन होता है क्या, तो मोशंस क्या होता है बच्चों? अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन समय के साथ चेंज कर रहा हो तो हम उनको क्या बोल देते हैं? मोशंस। बात समझ में आया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को टाइम के साथ क्या होता है, उसकी पोजीशन चेंज होता है तो हम उनको बोलते हैं मोशंस। तो इसकी एग्जांपल की बात कर ले, जैसे फ्लाइंग अ बर्ड्स, मूविंग अ कार्स, मूविंग अ ट्रेन। ठीक है बच्चों, स्विमिंग फिश, है ना, एटम्स का रिवोल्यूशन करना, मॉलिक्यूल्स का मूव करना, प्लैनेट्स का मूव करना, अर्थ का रोटेशन, प्लैनेट, गैलेक्सी एटसेट्रा, जितने भी थिंग्स है बच्चों सभी क्या है? मोशंस कर रहा है। क्लियर समझ में आया? मोशंस क्या हुआ? इफ ऑब्जेक्ट, अगर आप डेफिनेशन की बात कर ले तो मैं डेफिनेशन लिख दिया हूं एक लाइन में। इफ अ बॉडी चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन समय के साथ चेंज करता है तो हम उनको बोल देते हैं ये क्या है? मोशंस में। लेट्स सी द एग्जांपल या फिगरली। अगर मान लो ऑब्जेक्ट ए है यहाँ पे और ये मूव करके टाइम के साथ बी पोजीशन पे आ गया तो इसकी पोजीशन क्या होगा? चेंज होगा ड्यू टू ड्यूरिंग द टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम की वजह से इसका चेंज हो गया, है ना। पहले यहाँ पे t सेकेंड्स था, अब टाइम क्या होगा? कुछ हो गया, यानी टाइम के साथ उनकी पोजीशन को जब चेंज होता है तो हम उनको क्या बोल देते हैं? मोशन बोल देते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद आता है बच्चों रेस्ट। कि रेस्ट क्या होता है? व्हाट इज रेस्ट, राइट। रेस्ट को समझो, मोशन और रेस्ट दोनों एक जैसे रिलेटेड ही है। रेस्ट वो होगा, सिंपल उनका उल्टा डेफिनेशन दे दो। इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेस्ट। रेस्ट समझ में आया? अगर कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है तो हम उनको क्या बोल देते हैं? रेस्ट। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, कितना भी कॉन्सेप्ट दे दो, कितना भी कॉन्सेप्ट दे दो, वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे ही नहीं, वो अपने आप को चेंज करेंगे नहीं समय के साथ। और समय के साथ अगर चेंज नहीं करेंगे तो वो क्या होगा? आगे जाकर के कई सारे बहाना लाएंगे। मुझे तो पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, मुझे दोस्तों के साथ दोस्ती हो गई, मुझे ये वो दिस दैट, कई सारे बातें ऐसे लेके आएंगे। लेकिन टाइम के साथ वो खुद चेंज नहीं करता है, अपने आप को वो रेस्ट में रखता है, अपडेट नहीं करता है। अपडेट बहुत जरूरी है बच्चों, राइट। आप टाइम के साथ अपडेट होते चले जाओगे तो आप जो भी अपने मिशन को, अपने टारगेट जो सेट कर रखें वो आपको अचीव होगा, है ना। कब? जब आप टाइम के साथ मोशंस में आएंगे, समय के साथ मोशन आएंगे और टाइम के साथ अगर रेस्ट हो जाएंगे तो वही हाल होनी है। फिर वही आपकी एक कहानी बन जाएगी कि हमने तो ये प्रॉब्लम आ गया, इस वजह से मैंने ये नहीं कर पाया, मुझे ये प्रॉब्लम आ गया, इस वजह से मैंने ये नहीं कर पाया, अदरवाइज मैं भी अचीव कर पाता। बट ऐसा होता नहीं बच्चों। सिचुएशन सबके साथ आता है, बट हाँ, यू विल कंटिन्यू मूव इट। आपको कंटिन्यू चलना पड़ेगा, देन यू विल गेट इट, तब आप वो प्राप्त कर पाएंगे। लेट्स सी। तो समझ में आया रेस्ट क्या होता है? जो समय के साथ चेंज नहीं करता, कोई वेरिएशन नहीं लाता, उसको हम लोग बोल देते रेस्ट। और देखो ध्यान से, रेस्ट और मोशन एक दूसरे का अपोजिट है, या यू विल से कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू टर्म्स। रेस्ट और मोशन एक दूसरे का रिलेटिव है। तो देखो बच्चों, दुनिया की कोई भी ऑब्जेक्ट हो ना, दुनिया की कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं होता। ऑल द थिंग्स इन यूनिवर्स आर अ मोशंस। तो आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर कैसे? हमारे जो ऑब्जेक्ट है या फिर कोई एक बेंच में रख देता हूं तो वही मिलता है मुझे, ऐसा माइंड में तो उठ रहा होगा। बट नहीं बच्चों, वो भी मोशंस कर रहा होता है। बिकॉज रीजन है इसके पीछे, बिकॉज आर यूनिवर्स इन मोशंस।
हमारे प्लेनेट जो है यही तो मोशंस कर रहा है, तो मैं उनके रिस्पेक्ट में लूँ तो क्या होगा, मोशन में होगा ना। तो यहाँ पे बात आते हैं बच्चों रिलेटिव टर्म का। आप ना कोई ऑब्जेक्ट को ये कह सकते हैं कि मोशंस में है, ना कह सकते हैं रेस्ट में। मेन मोटो क्या होता है यहाँ पे कि आपको देखना होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक वर्ड आएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो मैं आगे डिटेल बताऊंगा अभी आपको कि किस ऑब्जेक्ट को आप फ्रेम करके आप उन ऑब्जेक्ट को समझ पा रहे हैं कि वो मोशन में है या रेस्ट में है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, समझिए थोड़ा सा। अगर मान लो दो स्टूडेंट्स है, या फिर हम वैल्यू ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, बी और सी, तीन नेम्स ले लेते हैं, और यहाँ पे एक ट्रेन है बच्चों। ठीक है, अब इस ट्रेन में दो बंदे जाते हैं बी और सी, और बी इसमें पुट ऑन हो जाता है और सी पुट ऑन हो जाता है। ठीक है, और ए यहाँ पे स्टेशन पे ही रहता है, और ये ट्रेन के साथ बी और सी मूव कर जाता है। तो ध्यान दो, अगर मैं पूछूं कि बी से पूछूं भाई तेरा स्पीड क्या है, तो वो क्या कहेगा, जो तेरा स्पीड है वही मेरा स्पीड है, क्योंकि हम दोनों में तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा है ना। जो तेरा स्पीड है वो मेरा स्पीड है, जो तू मोशन कर रहा है वो मैं मोशन कर रहा हूं। इट मींस दोनों क्या हो गया, रेस्ट में ही होगा बच्चों। अगर यही कहता कि ए से कंपेयर करो तो तब ये बी और सी मोशन में हो जाता। क्यों, क्योंकि टाइम तो चलता रहा है ना, समय के चक्कर चल रही है ना, और बी का पोजीशन और चेंज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं ए के रिस्पेक्ट में बी और सी मोशंस कर रहा है। ठीक है ना। अगर यही कहता बी और सी, तो बी और सी तो रेस्ट में ही है बी और सी की। तो यही मैंने बताया कि रेफरेंस देखना है आपको, आप किस के अकॉर्डिंग रेफरेंस ले रहे हो। गॉट इट या नॉट, यस, समझ में आया। रेस्ट और मोशन दोनों अच्छे से क्लियर हो गया। ये याद रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं हो सकता। आज से ये नोट कर लो, कहीं पे नोट कर लो। वैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है बच्चों, राइट, यहाँ पे लिखा है ऑल द थिंग्स इन द यूनिवर्स आर मोशन। यूनिवर्स में जितने भी थिंग्स होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जितने भी वस्तुएं होते हैं, सब मोशन में होते हैं। रीजन ये देना बच्चों, अगर आपसे कोई पूछता है तो बिकॉज क्या बोल सकते हैं बच्चों, बिकॉज क्या बोलेंगे, यूनिवर्स इन मोशन। जो हमारा प्लेनेट है, जिस प्लेनेट में हम रहते हैं, कौन से प्लेनेट में रहते हैं बच्चों, अर्थ प्लेनेट। और अर्थ जो है कौन से प्लेनेट है, थर्ड प्लेनेट है। तो अर्थ भी तो मूव कर रहा है, तो अर्थ पे जितने ऑब्जेक्ट है वो भी तो मूव कर रहा होगा। बट हाँ, अर्थ के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है, बट मूव तो कर रहा है ना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट है, जितने भी थिंग्स है, वो सब मोशन में, राइट। लेट्स सी, तो फ्यू पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व कर रखे हैं बच्चों। अब डेफिनेशन चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं, if a body does not change their position is called with respect to time is called rest, right। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोशंस एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स, राइट। अभी मैंने आपको बताया भी कि मोशन और रेस्ट एक दूसरे का रिलेटिव है ना, एक रेस्ट में एक मोशन में, तो कंपेयर करने के लिए, है ना। चलो जी, ठीक है। दूसरा बात कह रहा है एब्सोल्यूट मोशंस और एब्सोल्यूट रेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन यूनिवर्स। यूनिवर्स में ना तो एब्सोल्यूट एग्जिस्ट करता है, एब्सोल्यूट इमोशंस नहीं एग्जिस्ट करेगा, और ना ही एब्सोल्यूट रेस्ट एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, अब अगला है ऑल द थिंग्स इन द यूनिवर्स आर इन मोशन। ये मैंने अभी आपको बताया। चलो इसको रफ करते हैं और समझते हैं बच्चों क्वांटिटीज को, राइट। क्वांटिटीज हमारे दो तरीके का पढ़ेंगे हम लोग, स्केलर क्वांटिटीज पढ़ेंगे और वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज, राइट। चलो, तो देखो स्केलर क्वांटिटीज आपने बहुत ऐसे पढ़ भी रखे होंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं स्केलर को। स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है बच्चों, स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है, तो ध्यान से समझो। स्केलर यानी वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। यानी दोज फिजिकल क्वांटिटीज which has only magnitude and no direction is called scalar quantities, right। let's see the right, लिख के दे देते हैं बच्चों। लिसा आप इस तरीके से लिख सकते हो, those physical quantities which have only magnitude
magnitude, those physical quantity which have only magnitude but no directions, no directions are called scalar quantities, scalar quantities। ठीक है बच्चों, क्या कह रहे हैं हमें, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। तो देखो स्केलर को कैसे याद करोगे, डायरेक्शन क्या होता है, नो डायरेक्शन, जिसका कोई गोल ही नहीं है बच्चों, जिसका कोई एम ही नहीं है कि मुझे करना क्या है, तो वो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटीज। ये याद रखना कि आपका तो कोई गोल ही सेट नहीं है, यू आर ए स्केलर क्वांटिटी, यस या नॉट। आप बताओ कि आप हो स्केलर में या नहीं, आगे हम वेक्टर को भी समझेंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है स्केलर क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज होता है जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अब ये नहीं समझ आ रहा होगा बच्चों आपको कि सर मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये तो पहली बार हमने पढ़ा। मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, उनका वैल्यू। जैसे अगर मान लो कि हम यहाँ से ए से बी अगर पोजीशन गए, ए से बी हमने ट्रैवल किया, तो यहाँ से हमारे 5 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, तो ये जो डिस्टेंस है ना, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड। जैसे मान लो कि अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, क्लियर हो गया, आया समझ में, ठीक है। अब देखो इसके एग्जांपल्स कौन कौन ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, जो फिजिक्स के रिलेटेड होता है, जो फिजिक्स में यूज होता है, आगे पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज एग्जांपल्स देख लेते हैं किसका, स्केलर क्वांटिटीज का। एग्जांपल क्या क्या बोल सकते हैं, तो देखो बच्चों मास, मास क्या है, स्केलर क्वांटिटीज। वॉल्यूम बच्चों स्केलर क्वांटिटीज है, ठीक है, वॉल्यूम क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। एरिया स्केलर क्वांटिटीज है बच्चों, क्या होगा, एरिया स्केलर क्वांटिटीज है। डेंसिटी, डेंसिटी स्केलर क्वांटिटीज है बच्चों, ठीक है। ये सभी क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। बात समझ में आया। इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, कोई दिशा नहीं होता है, ये जाना चाहिए ईस्ट चला जाएगा नॉर्थ, चला जाना चाहिए वेस्ट तो चला जाएगा कहीं, मतलब इसका कोई डायरेक्शन ही नहीं होता, कोई दिशा ही नहीं होता जो ये जा पाए। क्लियर, ठीक है। तो समझ में आया कि क्या होता है, या ये भी बोल सकते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटीज, आप ये भी कह सकते हैं। और एक चीज बात है, इनका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो देखो स्केलर, SCA, स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज में भी, स्केलर क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटीज में बी क्या होता है, पॉजिटिव होगा और जीरो हो सकता है। स्केलर क्वांटिटीज क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या जीरो हो सकता है, बिकॉज आपको पता है डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस भी होता है बच्चों, लिखना चाहे तो ये सब भी लिख लीजिए, है ना, डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटीज होती है, ठीक है ना। तो आपको पता है ना, डिस्टेंस क्या नेवर भी नेगेटिव, ठीक है। हाँ, डिस्टेंस जीरो हो सकता है, पॉजिटिव तो होता ही होता है। तो मे बी आप ये लिख सकते हैं, स्केलर क्वांटिटीज में भी पॉजिटिव और जीरो। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, पॉजिटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। दूसरी पॉइंट आप ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, स्केलर क्वांटिटीज कैन नेवर बी नेगेटिव। स्केलर क्वांटिटीज कभी भी नेगेटिव्स नहीं होगा, जितने भी स्केलर क्वांटिटीज होता है बच्चों, वो कभी भी नेगेटिव्स नहीं होता है। तो ये क्लियर समझ में आया, अच्छे से आगे समझ में। चलो इसको नोट करो, फिर समझते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, रफ कर दें। ओके, अब समझेंगे वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है बच्चों। तो देखो वेक्टर क्वांटिटीज कुछ ज्यादा नहीं होता, हाँ, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, है बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। चलिए समझते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो देखो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है ना, those physical quantities which has magnitude as well as direction and obey the law of triangle is called vector quantities, right। let me recall, इसको फिर से नोट कर देते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो लिखो आप, those physical quantities, those physical quantities, those physical quantities which have
magnitude and directions, magnitude and directions and obey the law of vector additions is called vector quantities। ठीक है, मतलब क्या हुआ, those physical quantities which have magnitude and directions and obey the law of vector addition is called vector quantities। मतलब वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होता है बच्चों, वेक्टर यानी आपको हिंदी में पता होनी चाहिए बच्चों, स्केलर यानी सदिश राशि और अदिश राशि, है ना। स्केलर को क्या बोलते हैं, सदिश। अदिश राशि आपने हिंदी में पढ़ रखे होंगे, ठीक है ना। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज क्या होता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शंस एंड ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस, तो हम उनको क्या बोल देते हैं बच्चों, वेक्टर क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। तो एग्जांपल की अगर हम बात कर लें तो देखो बच्चों, फोर्स होता है, ठीक है, फोर्स होगा, एक्सेलरेशन होता है, क्या होगा, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट होता है। ये सभी क्या है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटीज है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। इन सभी के पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और ये ट्रायंगल लॉ को भी फॉलो करता है ना। तो हम इनको क्या बोल देंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, वेक्टर क्वांटिटीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। ऐसे इसी से बहुत से ऐसे हैं बच्चों, है ना, एक्सेट्रा लिख दो। ठीक है, दूसरी बात आपको ये समझना है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटीज कैन बी, क्या होता है, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होता है। ये याद रखना, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी होता है। बिकॉज डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो सकता है, फोर्स भी जीरो हो सकता है, कभी कभी तो फोर्स नेगेटिव भी हो जाता है जब रिटार्डेशन होता है। आगे हम देखेंगे कॉन्सेप्ट लेक्चर्स में, ठीक है ना। तो ये क्लियर चीजें होगी, अच्छे से आया समझ में। तो ये चारों टॉपिक आपको समझ में आया, मोशंस, रेस्ट, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, राइट। तो वेक्टर क्वांटिटीज को और डेप्थ समझने के लिए आपको आगे मैं बताऊंगा कि 11th 12th में आप देखेंगे कि बहुत इनके डिटेल्स है बच्चों। वेक्टर क्वांटिटीज एक अपने आप में बड़ा सा चैप्टर है वेक्टर्स, ठीक है ना। तो वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों। इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर ए, है ना, इसको बोलते हैं टेल, इनको बोलते हैं हेड। आगे आप समझेंगे, ये हमारा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है, राइट। तो वेक्टर होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, वेक्टर कोई भी क्वांटिटीज वेक्टर है या नहीं, उसको पहचानने के लिए तीन बातें होनी चाहिए। पहला क्या होना चाहिए बच्चों, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है बच्चों, दूसरा क्या होना चाहिए, डायरेक्शन। और तीसरी बात क्या होना चाहिए, ओबे द लॉ ऑफ ट्रायंगल्स। क्या बोलेंगे, ओबे द लॉ, ठीक है बच्चों, लॉ ऑफ ट्रायंगल्स, ओबे द लॉ ऑफ ट्रायंगल। ये तीन कंडीशन अगर फॉलो करता है तो वो क्वांटिटीज क्या होता है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटीज होता है। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। पहला मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा डायरेक्शन भी होना चाहिए। डायरेक्शन आपको पता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। क्या होता है, नॉर्थ होगा, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये चार डायरेक्शंस होनी चाहिए। और तीसरा ओबे द लॉ ऑफ ट्रायंगल्स, याद होगा बच्चों पाइथागोरस थ्योरम्स, है ना, यही तो ट्रायंगल्स लॉ होता है ना। इसको बोलते हैं ए बी और ये हो जाएगा सी। तो आपने पढ़ा होगा एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए, यानी ट्रायंगल लॉ को फॉलो करना चाहिए, है ना। तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज होता है। इसके आगे और स्पेशल टाइप के फॉर्मूले आप 11th में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो आई होप ये सभी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ बहुत जल्दी बच्चों, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के साथ, कमिंग सून। आपको इतनी मजा आएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कि आप अब तक जितने भी पढ़े हैं वो सारे कॉन्सेप्ट के सामने फेल हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी सेकेंड लेक्चर के साथ बच्चों, तब तक के लिए टेक